नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम पढ़ रहे थे टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी में हमने पिछली वीडियो में बताया था कि टैक्सोनॉमी के जनक कौन हैं, टैक्सोनॉमी शब्द किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है और टैक्सोनॉमी के महत्व क्या हैं और टैक्सोनॉमी के कितने सोपान हैं। तो हम टैक्सोनॉमी के सोपानों पर चर्चा कर रहे थे। उनमें हम पढ़ रहे थे नामकरण पद्धति के बारे में कि नामकरण पद्धति क्या होती है। तो टैक्सोनॉमी का ये दूसरा चरण है नामकरण, जिसे हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। तो नामकरण पद्धति में हम क्या करते हैं, किसी भी पादप या किसी भी प्राणी का नाम, किसी भी पादप या किसी भी प्राणी का नाम हमेशा वैज्ञानिक पद्धति में लिखा जाता है। वैज्ञानिक पद्धति में लिखा जाता है और वैज्ञानिक पद्धति में लिखने के लिए हम सबसे ज़्यादा जो है वो द्विनाम पद्धति का उपयोग करते हैं। द्विनाम पद्धति का उपयोग करते हैं। इसके अलावा एक पद्धति और आती है जिसे हम बोलते हैं त्रिनाम पद्धति। इसका भी उपयोग हम पादप और जंतुओं के नामकरण के लिए करते हैं, जो कि हक्सले नामक वैज्ञानिक द्वारा दी गई है। तो द्विनाम पद्धति क्या होती है, त्रिनाम पद्धति होती है। इसका उपयोग हम नामकरण पद्धति में किस प्रकार करेंगे और द्विनाम पद्धति और त्रिनाम पद्धति को हम किस प्रकार से उपयोग में लाएंगे, आज हम इसके बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो वैज्ञानिक नामकरण पद्धति से तात्पर्य यह है कि किसी भी सजीव का एक ऐसा नाम होना चाहिए जो कि सार्वभौमिक हो, यानी कि स्थान परिवर्तन के साथ, भाषा परिवर्तन के साथ प्राणी या किसी भी सजीव के नाम में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तो वर्तमान में जो है हम यहाँ पे नामकरण की दो पद्धतियों पर चर्चा करेंगे, जिनमें से पहली है हमारी द्विनाम पद्धति, जिसे हम बोलते हैं बाई नॉमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, यानी कि नामकरण की द्विनाम पद्धति, जो कि कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक द्वारा दी गई है। दूसरी जो पद्धति है उसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। ये नामकरण की त्रिनाम पद्धति है, जो कि हक्सले नामक वैज्ञानिक द्वारा दी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम द्विनाम पद्धति के बारे में, जो कि कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक द्वारा दी गई है। तो द्विनाम पद्धति के जो जनक हैं वो हैं हमारे कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस को द्विनाम पद्धति के जनक कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि द्विनाम पद्धति के जनक कौन हैं, तो वो है अपने कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस को हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी कि वर्गीकी के जनक भी कहते हैं, और इनको द्विनाम पद्धति का जनक भी कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो कैरोलस लीनियस को ही फादर ऑफ टैक्सोनॉमी और कैरोलस लीनियस को ही फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम के जनक, यानी कि फादर के नाम से जाना जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि द्विनाम पद्धति का जो सुझाव है वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गैस्पार्ड बोहेन। इसके बारे में बहुत ही कम स्टूडेंट जानते हैं कि गैस्पार्ड बोहेन कौन थे। तो इसकी जानकारी हम आपको उपलब्ध कराते हैं कि गैस्पार्ड बोहेन ने ही पहली बार द्विनाम पद्धति का सुझाव दिया था, लेकिन इन्होंने उपयोग में नहीं लाए। लेकिन द्विनाम पद्धति का पहली बार जो प्रयोग किया था वो किया था कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया है। इसीलिए हम कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो गैस्पार्ड बोहेन ने द्विनाम पद्धति का सुझाव दिया है, लेकिन फादर नहीं है। फादर कौन है? कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस ने क्या किया कि अपनी द्विनाम पद्धति से संबंधित टोटल 54 बुक्स लिखी थी, जिनके अंतर्गत केवल पादपों का वर्गीकरण और नामकरण प्रस्तुत किया गया है। जिनमें से दो किताबें हमारी काफ़ी पॉपुलर हैं, दो बुक्स, और उनके नाम, पहली जो बुक है अपनी वो है सिस्टमा नेचुरी।
तो सिस्टमा नेचुरी पुस्तक के अंतर्गत कैरोलस लीनियस ने कई सारे जंतुओं का नामकरण और वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, जिसका 10th एडिशन को आधार मानकर आज भी सरकारी स्कूलों की जो किताबें आ रही हैं, NCERT है, CBSE बोर्ड है, या फिर किसी भी कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, हायर एजुकेशन में अगर ग्रेजुएशन या PG की अगर हम बात करें तो उसके अंदर भी अपना जो है 10th एडिशन से ही सारा मैटर लिया गया है। हालांकि प्रेजेंट में सिस्टमा नेचुरी का 11th एडिशन आ चुका है। दूसरी जो बुक है वो है अपनी स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम जो पुस्तक है वो पुस्तक अपनी पादपों के वर्गीकरण और पादपों के नामकरण से संबंधित है। तो सिस्टमा नेचुरी के अंतर्गत एनिमल क्लासिफिकेशन प्लस नोमेनक्लेचर दोनों चीज़ें दी गई हैं। लेकिन स्पीसीज प्लांटम के अंदर पादप यानी कि प्लांट्स का क्लास, प्लांट क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर दिया गया है। तो पादपों का नामकरण और वर्गीकरण स्पीसीज प्लांटेरम पुस्तक से लिया गया है, जबकि एनिमल का क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर सिस्टमा नेचुरी नामक पुस्तक से लिया गया है। और इन दोनों किताबों को लेखक जो हैं वो हैं अपनी कैरोलस लीनियस। लेकिन जब कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति का पहली बार प्रयोग किया था तो इनका जो वास्तविक नाम है वो है अपना कार्ल वॉन लिने। तो इन्होंने अपना नाम भी द्विनाम पद्धति के अनुसार कैरोलस लीनियस कर लिया था। तो द्विनाम पद्धति क्या कहती है कि द्विनाम पद्धति के अंतर्गत किसी भी सजीव का जो प्रथम नाम है, जो फर्स्ट नेम होता है, वो किसी भी प्राणी या किसी भी पादप के वंश यानी कि जीनस को व्यक्त करेगा, जिसे हम बोलते हैं जेनेरिक नेम। और दूसरा जो नाम होगा वो नाम व्यक्त करेगा स्पीसीज यानी कि जाति को, जिसे हम बोलते हैं स्पेसियस नेम। तो कुल मिलाकर के जेनेरिक नेम और स्पेसियस नेम यानी कि वंश और जाति को मिलाकर के किसी भी सजीव यानी कि किसी भी पादप या किसी भी प्राणी का द्विनाम पद्धति के अनुसार नामकरण किया जाएगा। और नामकरण ऐसा होगा जो कि यूनिवर्सल होगा। यूनिवर्सल का मतलब है हमेशा एक ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाएगा जिसे हम डेड लैंग्वेज बोलेंगे। बहुत कम देशों में बोली जाने वाली भाषा का उपयोग हम यहाँ पे करेंगे, जैसे कि ग्रीक और लैटिन भाषा का उपयोग इनके नामकरण के लिए किया जाएगा। तो ग्रीक और लैटिन भाषा जो है उसका उपयोग वैज्ञानिक नामकरण पद्धति के लिए किया गया है, क्योंकि ग्रीक और लैटिन एक डेड भाषा है, डेड लैंग्वेज है। और इसके अकॉर्डिंग द्विनाम पद्धति में पहला नाम वंश होगा और दूसरा नाम जाति होगा। यहाँ पे एक सोचने वाली बात यह है कि वंश और जाति के द्विनाम पद्धति में उपयोग तो कैरोलस लीनियस द्वारा किया गया है, लेकिन जो जाति शब्द है वो कैरोलस लीनियस द्वारा नहीं दिया गया। ये जब दिया गया था जॉन रे द्वारा। जॉन रे ने पहली बार जाति शब्द का प्रयोग किया है। और जाति को परिभाषित करने के लिए पहली बार अर्नेस्ट मायर ने जैव जाति अवधारणा भी प्रस्तुत की थी। उसकी चर्चा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे केवल द्विनाम पद्धति की और त्रिनाम पद्धति की। तो द्विनाम पद्धति में हम वंश और जाति को मिलाकर के किसी भी सजीव का वैज्ञानिक नामकरण करेंगे, जो कि लैटिन और ग्रीक भाषा में होगा। द्विनाम पद्धति का सुझाव पहली बार गैस्पार्ड बोहिन द्वारा दिया गया था, लेकिन इसका उपयोग कार्ल वॉन लिने द्वारा किया गया, जिन्होंने द्विनाम पद्धति के अकॉर्डिंग अपना नाम भी द्विनाम पद्धति के अनुसार कैरोलस लीनियस कर लिया। आज प्रेजेंट में इनको कैरोलस लीनियस के नाम से जाना जाता है। इसलिए कैरोलस लीनियस हमने फादर ऑफ टैक्सोनॉमी तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ इनको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का फादर भी कहा जाता है। इन्होंने 54 बुक लिखी थी, जिनमें से 2 बुक्स काफ़ी पॉपुलर हैं, जिनसे नामकरण, पादपों के नामकरण और जंतुओं के नामकरण और वैज्ञानिक नामकरण और क्या नाम है उनका क्लासिफिकेशन से टॉपिक इन्हीं 2 पुस्तकों से लिए गए हैं, जो कि काफ़ी पॉपुलर भी हैं। और वर्तमान में इनके 10th एडिशन जो है चल रहा है दोनों बुकों का, लेकिन प्रेजेंट में हालांकि 11th एडिशन आ चुका है, लेकिन हम जो फॉलो करते हैं वो है अपना 10th एडिशन। तो इनके नामकरण, तो पादप और जंतुओं का नामकरण स्पीसीज प्लांटेरम पुस्तक से लिया गया है, सिस्टमा नेचुरी से लिया गया है। पादपों का नामकरण स्पीसीज प्लांटेरम पुस्तक से लिया गया है, जबकि जंतुओं का नामकरण सिस्टमा नेचुरी पुस्तक से लिया गया है। तो 2 बड़ी संस्थाएं हैं
जिनमें से एक का नाम है ICZN और दूसरी संस्था है आपकी ICBN। इसके अलावा और भी संस्थाएं हैं जैसे कि ICBACN है, ICNV है, ICVN है। तो इस प्रकार से ये कुछ संस्थाएं हैं जो कि किसी भी सजीव के वैज्ञानिक नामकरण को किस प्रकार से लिखना है, किस प्रकार से लागू करवाना है। तो ये लागू करवाने वाली संस्थाएं जिनके हेडक्वार्टर मुख्य रूप से लंदन में स्थित हैं, जिनमें से एक संस्था है आपकी ICZN और दूसरी संस्था है ICBN। ICZN और ICBN दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जिनका हेडक्वार्टर लंदन में, जो कि ये निर्धारित करती हैं कि किसी भी प्राणी या किसी भी पादप का वैज्ञानिक नाम किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो उसके लिए कुछ नियम प्रतिपादित किए हैं, कुछ रूल्स फॉलो करवाए हैं और उन रूल्सों को हम यहाँ पे आज डिस्कशन करने वाले हैं। और ICZN के जो नियम हैं वो स्पीसीज सिस्टमा नेचुरी नामक पुस्तक से लिए गए हैं, जबकि ICBN के नियम आप स्पीसीज प्लांटेरम नामक पुस्तक से लिए गए हैं। तो इतनी चर्चा तो हमने लास्ट वीडियो में कर चुके थे, लेकिन आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं ICZN और ICBN के नियमों की। तो सबसे पहले बात करते हैं ICZN के नियम। तो ICZN के जो नियम हैं वो स्पीसीज प्लांटेरम पुस्तक से, सिस्टमा नेचुरी पुस्तक से लिए गए हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं हम त्रिनाम पद्धति की, कि त्रिनाम पद्धति क्या होती है। तो त्रिनाम पद्धति कभी कभी ऐसा होता है कि दो समाभाषी जातियाँ ऐसी होती हैं जो कि काफ़ी एक दूसरे के साथ समानता रखती हैं, निकटतम संबंधी होती हैं, तो उनके बीच में आकार के रूप से या शारीरिक रूप से उनमें विभेदन करना संभव नहीं हो पाता। तो वैज्ञानिक पद्धति क्या कहती है कि उनका कभी कभी दो जंतुओं या कहीं भी दो पादपों का नाम कभी कभी समान भी हो सकता है, तो उन्हें बोलते हैं सिबलिंग यानी कि समावासी जातियाँ। तो होता क्या है कि कभी कभी उनमें अंतर करने के लिए हम त्रिनाम पद्धति का प्रयोग कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम यहाँ पे एक मंकी यानी कि बंदर और मानव की बात करें तो दोनों का जो वैज्ञानिक नाम है वो होमो सेपियंस है। तो होमो सेपियंस से हम इस चीज़ का निर्धारण नहीं कर सकते कि हम बंदर की बात कर रहे हैं या मानव की बात कर रहे हैं। तो किया गया है कि हक्सले ने क्या किया कि मानव के नाम को तो त्रिनाम पद्धति में परिवर्तित कर दिया, लेकिन बंदर का जो नाम था वो कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति के अनुसार लिखा हुआ था। तो त्रिनाम पद्धति के अनुसार मानव का नामकरण तो एक नाम पीछे और जोड़ दिया जाता है, यानी कि वंश, जाति और उपजाति, यानी कि तीन नामों को मिलाकर के त्रिनाम पद्धति चलेगी। जबकि द्विनाम पद्धति के अंदर हमने बताया था कि पहला नाम वंश होगा और दूसरा नाम जाति होगा, इसीलिए हम इसको त्रिनाम पद्धति के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं ICZN और ICBN के नियमों की। और त्रिनाम पद्धति जो है वो हक्सले वैज्ञानिक द्वारा दी गई है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे ICZN एंड ICBN के नियम। तो ICZN के जो नियम हैं, ICZN के जो नियम हैं वो सिस्टमा नेचुरी पुस्तक से लिए गए हैं, सिस्टमा नेचुरी पुस्तक से लिए गए हैं। और ICBN के जो नियम हैं वो स्पीसीज प्लांटेरम पुस्तक से लिए गए हैं, स्पीसीज प्लांटेरम पुस्तक से लिए गए हैं। और इन दोनों पुस्तकों के लेखक कैरोलस लीनियस हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो सिस्टमा नेचुरी जो पुस्तक है जिसका 10th एडिशन को फॉलो करते हुए हम ICZN को पढ़ रहे हैं, तो जितने भी ICZN के नियम हैं वो कैरोलस लीनियस के द्वारा दिए गए हैं, क्योंकि कैरोलस लीनियस की पुस्तकों से ही इनको लिया गया है कि नामकरण कैसे किए जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ICZN की जो फुल फॉर्म है वो है अपनी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि जंतुओं के नामकरण की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसने इन नियमों को पालन करवा रखा है, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है। तो ICZN क्या करता है, जंतुओं के नामकरण की नियम बताता है, और स्पीसीज प्लांटेरम से जो नियम लिए गए हैं ICBN के नियम वो पादपों के नामकरण के नियम बताता है। तो आज हम बात करते हैं ICZN के नियम और ICBN के नियमों के बारे में। तो ICZN और ICBN का जो पहला नियम है वो ये कहता है कि किसी भी पादप या किसी भी प्राणी का नाम सार्वभौमिक होना चाहिए,
यानी कि यूनिवर्सल होना चाहिए। यूनिवर्सल इसलिए होना चाहिए क्योंकि स्थान परिवर्तन यानी कि स्थान परिवर्तन होने से सार्वभौमिक होना चाहिए। स्थान परिवर्तन होने से भाषा बदल जाती है, और भाषा बदल जाती है तो किसी भी प्राणी का या किसी भी पादप का नाम भी परिवर्तित हो जाता है। और हम जानते हैं कि नाम किसी भी सजीव की सबसे बड़ी पहचान माना गया है, इसीलिए हम उसको एक सार्वभौमिक नाम देंगे। तो सार्वभौमिक नामकरण करने के लिए हमें एक ऐसी भाषा का चुनाव करना पड़ेगा जिसका कोई दूसरा एक्सेप्शन अपवाद ना हो। तो सीधी सी बात है, नामकरण हमेशा ग्रीक अथवा लैटिन भाषा में किया जाएगा। तो कैरोलस लिनियस का ये कहना है कि जब भी किसी भी प्राणी या किसी भी पादप का वैज्ञानिक नामकरण किया जाएगा तो वो यूनिवर्सल रखने के लिए हम ग्रीक और लैटिन भाषा का प्रयोग करेंगे, यानी कि नामकरण हमेशा ग्रीक और लैटिन भाषा में किया जाएगा। तीसरा नियम ये कहता है, ICZN और ICBN का नियम, कि किसी भी पादप या किसी भी प्राणी का नाम द्विनाम पद्धति के अनुसार अथवा त्रिनाम पद्धति के अनुसार किया जाएगा। त्रिनाम पद्धति के अनुसार किया जाएगा, यानी कि किसी भी सजीव का पहला नाम उसका वंश होगा द्विनाम पद्धति के अनुसार, और दूसरा नाम उसका जाति होगा। वंश को हम कहते हैं जेनेरिक नेम, और जाति को हम बोलते हैं स्पेसियस नेम। स्पेसियस नेम। तो पहला नाम वंश होगा और दूसरा नाम जाति होगा, यानी कि द्विनाम पद्धति के अनुसार किसी भी सजीव का पहला नाम वंश और दूसरा नाम उसका जाति को मिला करके लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया आम, मैंगो प्लांट। तो आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपका मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका। तो इसमें मैंजीफेरा तो हो गया अपना वंश, जो कि सजीव का प्रथम नाम है पादप का, और दूसरा नाम हो गया जाति, जिसे हम बोलते हैं स्पेसियस नेम, जो कि किसी भी पादप का दूसरा नाम है जाति। तो आम का जो वैज्ञानिक नाम होगा वो होगा मैंजीफेरा इंडिका। चौथा जो नियम कहता है कि वंश का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, यानी कि जब हम द्विनाम पद्धति या त्रिनाम पद्धति का प्रयोग करेंगे नामकरण के लिए तो वंश का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंजीफेरा इंडिका में एम अपना कैपिटल रहेगा, और जाति का जो पहला शब्द है वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। तो पहला शब्द जो है वंश का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होना चाहिए, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, और जबकि जाति का जो पहला अक्षर है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। तो ये एक नियम है, ये हमको फॉलो करना है, और इसी नियम से हम क्या किसी भी पादप या प्राणी का नामकरण कर सकते हैं। पांचवा जो नियम है वो ये कहता है कि वंश और जाति का नाम के बीच में किसी भी प्रकार के चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसी प्रकार के ब्रैकेट का, किसी प्रकार के कॉमा का, इन्वर्टेड कॉमा का, या कोई भी किसी प्रकार की ओवर राइटिंग उसके अंदर नहीं की जाएगी। तो अगला नियम ये कहता है कि किसी भी पादप या किसी भी प्राणी का जब वैज्ञानिक नामकरण किया जाएगा तो किसी भी प्रकार के चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो चिन्ह प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो सिंपल भाषा में एकदम नाम लिखा जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है मैंजीफेरा इंडिका, और किसी प्रकार के किसी भी चिन्ह का प्रयोग हमने यहाँ पे नहीं किया है। अगला नियम ये कहता है ICZN और ICBN का कि जब भी किसी पादप या किसी भी प्राणी का वैज्ञानिक नामकरण किया जाएगा, यदि नामकरण हाथ से लिखा गया है तो वंश और जाति के नाम को पृथक पृथक यानी कि सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। यानी कि जैसे कि हम यहाँ पे नाम लिख रहे हैं, यहाँ पे ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। तो ब्रेसिका हो गया वंश, कंप्रेस्टिस हो गई जाति, जो कि एक सरसों के पादप का नाम है, जो कि एक डाइकॉट प्लांट है। तो ब्रेसिका हो गया वंश और कंप्रेस्टिस हो गई जाति। तो नियम के अनुसार पहला अक्षर कैपिटल वंश का और जाति का पहला लेटर स्मॉल में लिखा जाएगा, और नामकरण क्योंकि मैं हाथ से लिख रहा हूँ तो वंश और जाति के नाम को पृथक पृथक सिंगल लाइन से अंडरलाइन किया जाएगा।
यदि हम अंडरलाइन नहीं करना चाहते तो इटैलिक कर्सिव भाषा में शब्दों को तिरछा लिखना पड़ेगा, तो फिर हम उस कंडीशन में अंडरलाइन नहीं कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम कर्सिव भाषा का प्रयोग भी नहीं कर रहे हैं और नामकरण हाथ से कर रहे हैं, टाइप मशीन से टाइप कर रहे हैं, तो अंडरलाइन अनिवार्य रूप से किया जाएगा, अन्यथा आपका नामकरण गलत माना जाएगा। अगला जो नियम कहता है कि यानी कि रेखांकित करना है, रेखांकित करना यानी कि वंश को और जाति को पृथक पृथक क्या करना है, हमको रेखांकित करना है। इसके अलावा जो 7वां नियम है ICZN और ICBN का, वो ये कहता है कि जिस वैज्ञानिक द्वारा नामकरण किया गया है उसका नाम जाति के बाद संक्षिप्त रूप से लिखा जाएगा और किसी प्रकार के चिन्ह और अंडरलाइन नहीं किया जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल पे जैसे कि हमने यहाँ पे ब्रेसिका कंप्रेस्टिस लिया है, तो ब्रेसिका कंप्रेस्टिस का ही एग्जाम ले लेते हैं यहाँ पे। तो हमने वंश ले लिया ब्रेसिका, पहला अक्षर कैपिटल हो गया, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। दूसरा हो गया कंप्रेस्टिस जो कि जाति को व्यक्त कर रहा है, तो ये तो गया सजीव का वंश, पादप के वंश, और ये हो गई अपनी पादप की जाति। दोनों के बीच में किसी प्रकार के चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, और क्योंकि ये द्विनाम पद्धति कैरोलस लीनियस द्वारा दी गई है तो संक्षिप्त में मैंने पीछे लगा दिया लीनियस। अब ये नाम पूरी तरीके से करेक्ट है। तो आज हम पढ़ रहे हैं कि ICZN और ICBN के नियमों के बारे में। तो अगला जो नियम है वो कहता है कि यदि किसी वैज्ञानिक ने किसी भी पादप या किसी भी जंतु का वैज्ञानिक नाम पूर्व में किया जा चुका है और यदि उसी प्राणी या पादप का दोबारा से नामकरण किया जाएगा तो वह नाम उसका मान्य नहीं माना जाएगा। यानी कि पहली बार किया गया नामकरण ही मान्य होगा। इसे हम बोलते हैं प्राथमिकता का नियम, जो कि सबसे महत्वपूर्ण नियम माना जाता है, प्राथमिकता का नियम। तो प्राथमिकता का नियम ये कहता है कि जिस वैज्ञानिक ने अगर किसी भी पादप किसी भी प्राणी का प्रथम बार नाम कर चुका है वही नाम मान्य होगा, जबकि उसका दूसरा नाम उसका उपनाम माना जाएगा। तो जब भी अब पेपर में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमेशा जो प्रथम नाम है वही मान्य होगा। तो आंख बंद करके हम जो भी ऑप्शन में नजर आएगा प्रथम नाम, हम उस पर टिक लगाएंगे, दूसरे नाम की तरफ हमको देखना भी नहीं है, क्योंकि प्राथमिकता का नियम हमारा यही कहता है। तो यहाँ पे हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि कभी कभी क्या होता है कि एक ही प्राणी के दोनों नाम दे दिए जाते हैं ऑप्शन में, फिर वहाँ पे कन्फ्यूजन ये रहता है कि हम किसको सही माने। तो प्राथमिकता का नियम ये कहता है कि हमेशा प्रथम नाम को ही करेक्ट माना जाएगा। तो ये थे हमारे ICBN और ICZN के कुछ नियम हैं, लेकिन दोनों के नियम में समानता तो पूरी है, लेकिन एक नियम में यहाँ पे थोड़ी असमानता भी है कि ICBN और ICZN का नियम क्या कहता है। ICZN का नियम तो ये कहता है कि किसी भी प्राणी का नाम, क्योंकि जंतुओं का नामकरण से संबंधित है ICZN, तो किसी भी प्राणी का नाम, वंश और जाति का नाम समान हो सकता है। जैसे कि इंडियन ब्लैक कोबरा की बात करें तो वंश भी नाजा और जाति भी नाजा, और पीछे लगा दिया हमने लीनियस, एंड दोनों को कर देंगे अंडरलाइन। अब ये नाम पूरी तरीके से करेक्ट है, यानी कि प्राणी के अंदर ICZN के नियम के अनुसार वंश और जाति का नाम समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है, लेकिन ICBN के नियम के अनुसार किसी भी पादप के वंश और जाति का नाम समान नहीं होगा। बस केवल इतना सा अंतर है इनके अंदर, बाकी सब समानताएं हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पे करेंगे कि ICBN के जो नियम हैं और ICZN के नियम में, मान लीजिए किसी भी दो पादप जातियों के नाम अगर समान है, यानी कि समावाची जातियाँ हैं, समान नाम हैं, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया गोभी के बारे में। तो गोभी जो है हमारी मुख्य रूप से आप सब लोग जानते हैं वैसे 3 प्रकार की, लेकिन 2 प्रकारों के बारे में अधिकांश लोग जानते हैं, जिनमें से एक है आपकी फूल गोभी और दूसरी है अपनी पत्ता गोभी, और दोनों का वैज्ञानिक नाम द्विनाम पद्धति के अनुसार समान है, ब्रेसिका ओलेरेसिया, ब्रेसिका ओलेरेसिया। फूल गोभी को भी हम ब्रेसिका ओलेरेसिया कहते हैं और पत्ता गोभी को भी हम ब्रेसिका ओलेरेसिया कहते हैं। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये हो गई कि द्विनाम पद्धति के आधार पे तो 2 प्रकार की गोभियों के नाम एक जैसे हैं। अब हम यहाँ पे त्रिनाम पद्धति का प्रयोग करेंगे। तो पहला नाम तो वंश हो गया, दूसरा नाम हो गया जाति, और तीसरा नाम हो जाएगा उपजाति। तो त्रिनाम पद्धति के अनुसार हम इसमें उपजाति यानी कि वैरायटी यानी कि किस्म को भी हम जोड़ देते हैं, जिससे हम उपजाति का नाम देते हैं। तो वंश तो गया ब्रेसिका ओलेरेसिया कैपिटेटा, पहला नाम, ये हो गई आपकी फूल गोभी। दूसरा नाम हो गया ब्रेसिका ओलेरेसिया बोट्राइटिस,
बॉट्राइटिस। तो वंश हो गया ब्रेसिका, जाति हो गई ओलेरेसिया और उपजाति हो गई बॉट्राइटिस। ये हो गया अपना गोभी का नाम। तो ये जो पद्धति है पीछे उपजाति लगाने वाली, ये हक्सले द्वारा दी गई है। ये हक्सले नामक वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो त्रिनाम पद्धति के अनुसार हम वैज्ञानिक का नाम पीछे लगाएंगे HUX और HUX। तो हक्सले नामक वैज्ञानिक द्वारा ये दो नाम पद्धति दी गई है। तो ये थी आपकी ICZN और ICBN के नामकरण के नियम। और इसी संबंध में हम आगे टैक्सोनॉमी में अगले चरण के बारे में चर्चा करेंगे, जो काफ़ी लंबा भी है और बड़ा भी है, कई पार्ट में खत्म होने वाला है, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।